नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। इसके पहले क्लास की शुरुआत करें, पीएम एक्सप्रेस की शुरुआत करें, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस ले लेते हैं। देखिए, ये स्लाइड मेरे बारे में है। यदि अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक सिलेक्शन अनअकैडमी के जो प्लेटफॉर्म है उससे होते आया है। ये 50% ऑफर अलर्ट है, जिसमें आरंभ बैच 1 वर्ष का और फाउंडेशन बैच 2 वर्ष का है। इसकी शुरुआत 29 जून से हो चुकी है। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, कि यदि आप इसमें इंटरव्यू की चुनौती को भी पार कर लेते हैं तो अनअकैडमी आपको 100% जो है फी रिफंड देगा। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जिसमें 16 सेक्शन और 4 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। 18 जून से ही जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये यूपीएससी मार्गदर्शक प्रोग्राम है। इसके अलावा आरंभ और फाउंडेशन बैच आईएएस 2024 और 2025 के लिए, और इसकी भी शुरुआत 29 जून से हो चुकी है। तो यदि आप इसमें एनरोल कराना चाहें तो आप MK लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। प्रतिज्ञा बैच है, जिसका प्रसारण सीधा मुखर्जी नगर से लाइव आप देख सकते हैं। तो ये भी 1 जुलाई से लाइव होगा। इसमें आप यदि एनरोल करना चाहें तो आप MK लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। और ये ऑप्शनल बैचेस के बारे में कुछ जानकारी। अब जो है आज के प्रधानमंत्री की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम क्रम से देखते आ रहे हैं कि पहले भारत के प्रधानमंत्री नेहरू बने, फिर आपके शास्त्री जी आते हैं। शास्त्री जी के बाद जो है इंदिरा गांधी का इमरजेंस, उसके बाद आपातकाल, और आपातकाल में बहुत सारे नेताओं का इमरजेंस और एक गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी। इसको बाहर से कई दल समर्थन दे रहे थे। तो जब समर्थन वापस लेते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बनाते हैं। फिर हमने देखा कि चौधरी चरण सिंह के बाद फिर से इंदिरा गांधी की वापसी हुई, और इंदिरा गांधी की जब 1984 में हत्या कर दी जाती है उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा, तो देश में फिर से कांग्रेस की जो है जीत होती है, और उन इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे राजीव गांधी, वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब क्योंकि उनके समय में कई सारे घोटाले हो गए थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाता, हालांकि वो सबसे बड़ी पार्टी बनती है बट बहुमत नहीं आता। ऐसे में वो जनता दल, फिर से कई सारे जो दल हैं वो साथ में आते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। और इस बार इस दल के नेता बनते हैं VP सिंह। अगेन VP सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में हमने देखा था कि क्योंकि इनको भी कई सारे नेता और दल आपस में समर्थन दे रहे थे, तो इसी बीच भारत में VP सिंह के बाद एक ऐसे PM बनते हैं जिनके पास मात्र 64 सदस्य थे। इसके बाद भी वो भारत के PM बने, चंद्रशेखर। इसी बीच चुनाव प्रचारों के दौरान जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो देश में पुनः कांग्रेस की सरकार, और नेता बनते हैं नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के बाद फिर से जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पाती। अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो मात्र 13 दिनों में ही जिनकी सरकार गिर जाती है, क्योंकि वो अपना जो दावा है या जो बहुमत है या विश्वास है वो लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर पाते। अटल बिहारी की क्लास में जब हम अटल बिहारी जी की चर्चा कर रहे थे तो हमने सिलसिलेवार तरीके से उनके पूरे कार्यकाल को एक ही क्लास में समझ लिया था। 13 दिनों के बाद अटल बिहारी के 13 दिनों मतलब 16 दिनों के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं जनता दल से ही। और इनका जो कार्यकाल है 1 साल से भी कम रहता है, और इसी बीच जनता दल के दूसरे नेता IK गुजराल देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब इसी बीच दोबारा फिर से चुनाव होंगे और चुन के फिर से आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। खैर, अब IK गुजराल के बारे में जरा आज की क्लास में हम और आप चर्चा कर लेते हैं। ठीक, चलिए IK गुजराल के बारे में चर्चा करें तो बिल्कुल प्रारंभ से देखते हैं कि किस किस तरीके से जो है इनका जीवन आगे बढ़ा है। देखिए, जो इनका जन्म है वो 4 दिसंबर 1919 को हुआ है। एक लर्नड पीपल थे, बहुत पढ़े लिखे थे। कहा जाता है इनकी जो वाइफ थी वो भी पोइटस थी, कवित्री थी। ठीक है, इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। इनके मम्मी और पापा, मतलब जिनके पेरेंट्स हैं, दोनों के दोनों ही फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, ये जो है पंजाब, जो पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, वहाँ पे हुआ था, और DAV से इन्होंने अध्ययन किया था। बाद में इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर और पंजाब विश्वविद्यालय से जो संबंध है वहाँ से अपनी सारी पढ़ाई की। इस समय में ये जो IK गुजराल हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के भी सदस्य थे। बहुत जल्दी इनका भी जो है देखिए तो पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया था। इवन जैसे मैंने आपको बताया कि इनके मम्मी पापा दोनों ही फ्रीडम फाइटर रह चुके थे। और जब भारत में भारत स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था 1942 का, उसमें भी ये जेल भी गए थे, भाग लिया था, और बाद में फिर ये कम्युनिस्ट बन गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। एक छात्र के रूप में ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। आगे देखिए,
कि कैसे कैसे इनका जो सफ़र है आगे बढ़ता है। कहा जाता है कि ये इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे। इंदिरा गांधी के जो क्लोज लोगों में से इंद्र कुमार गुजराल भी एक थे, राइट। देखिए तो गुजराल 1958 में नई दिल्ली नगर पालिका समिति के उपाध्यक्ष थे और 1964 में कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हुए। इंदिरा गांधी के, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत करीबी थे और अप्रैल 1964 में राज्यसभा के ये सदस्य बनते हैं। जब आपातकाल लगा था ना 1975 में, तब ये जो मतलब आपातकाल यानी जून 1975 में ये मीडिया प्रभारी थे और दूरदर्शन को देखा करते थे, ठीक है। 1976 तक इन्होंने इसी में सेवा की और सेवा के बाद फिर ये से राज्यसभा के लिए चुने गए। और जब इनका जो कार्यकाल है उस समय ये जल संसाधन मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। आप देखिए कि जितने भी प्रतिष्ठित पद हैं, मेजर प्रतिष्ठित पदों पर लगभग लगभग इन्होंने सेवाएं दी हैं। और जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक सफर है इनका, बहुत अच्छा खासा लंबा सफर है, ठीक। 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फिर ये जनता दल में शामिल हो गए थे। कहा जाता है कि इनके संजय गांधी से, जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे, उनसे बहुत सारे बातों पे मतभेद हो जाया करते थे। और इसी बीच मतलब क्योंकि इनके मतभेद बहुत ज़्यादा रहा करते थे, तो इसलिए इनको कहा जाता है, इनको सोवियत संघ भेज दिया गया था एम्बेसडर बना के। तो ये भारत के एम्बेसडर की तरह सोवियत संघ में भी रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं सारे रीजन्स की वजह से, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बाद में 1980 में ही इन्होंने एक्चुअली जो कांग्रेस पार्टी है उसको छोड़ दिया और जनता दल में शामिल हो गए। तो जनता दल में, बट ऑब्वियस सी बात है, ये जनता दल तो एक गठबंधन का दल था। तो 1989 का जब भारतीय आम चुनाव होता है तो ये पंजाब के जालंधर से चुने जाते हैं। पंजाब के जालंधर से चुने गए 1989 में, जब जनता दल की सरकार बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वीपी सिंह ने इनको अपनी कैबिनेट में विदेश मंत्री बनाया, ठीक है। तो विदेश मंत्री रहते हुए जो आपके आई के गुजराल हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम और आप गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम से जानते हैं, जो फॉरेन रिलेशन का एक पिलर है, गुजराल डॉक्ट्राइन, जिसमें ये सब कहा गया था कि बड़ा देश होने के नाते, एक बड़ा और जिम्मेदार देश होने के नाते, हमें अपने जो पड़ोसी हैं उनको रियायत देनी चाहिए, उनके साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाना चाहिए ना। तो जो जो भी हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ कैसा रिलेशन हो, उसके लिए इन्होंने गुजरात डॉक्ट्राइन दिया। कब दिया? जब ये जो है भारत में वीपी सिंह की सरकार रहती है, वो पीएम रहते हैं और ये क्या रहते हैं, विदेश मंत्री, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्हीं के समय हम लोगों ने याद करिए भी देखा था वीपी सिंह के समय में कि जो गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया था तालिबान के आतंकवादियों ने। तो उस समय जो नेगोशिएशन था ना, कि तालिबानियों से नेगोशिएशन करना या जो जांच समिति बनना, उस समय यही जो 89 में रुबैया सईद का जो अपहरण हुआ था, तो अपराधियों से बातचीत करने के लिए जो एक कह लीजिए मध्यस्थ के तौर पे इन्हीं को चुना गया था श्रीनगर में, ठीक है। बाद में क्या होता है कि आपको पता है कि जनता दल की सरकार गिर जाती है। जनता दल यानी वीपी सिंह जब की सरकार हट जाती, चंद्रशेखर बनते हैं और चंद्रशेखर के बाद फिर हमने देखा था पुनः कांग्रेस की वापसी और उसके बाद जो है नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इस बीच तो इनका कोई खास योगदान नहीं दिखा बाद में ये, क्योंकि ये और एच.डी. देवेगौड़ा दोनों के दोनों ही कहीं ना कहीं आपके जनता दल के जो है मेंबर रहते हैं। अब एच.डी. देवेगौड़ा तो बिल्कुल अप्रत्याशित सदस्य के तौर पर जो है शामिल हो गए थे और बाद में जब कांग्रेस ने इनसे समर्थन वापस ले लिया था एच.डी. देवेगौड़ा से, तो फिर से वैक्यूम कि भाई किसको पीएम बनाया जाए। तो जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो चाहते थे खुद पीएम बनना, लेकिन बाकी जो सदस्य रहते हैं, पार्टी सदस्य या गठबंधन के सदस्य, वो उनके नाम पे राजी नहीं होते। ऐसे में जब आई के गुजराल का नाम सामने रखा गया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि विरोध तब भी हो रहा था, बट फिर भी जब आई के गुजराल का नाम एक्सेप्ट किया गया तो फिर वो देश के जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो जो है बाद में ये क्या कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री बने एच.डी. देवेगौड़ा के बाद, ठीक है। और कुछ बहुत बड़ी बातें इनके चैप्टर में थी नहीं, तो इसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री बने। और देश के प्रधानमंत्री में देखिए, अगर इन्होंने दो जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इनकी क्रिटिसिज्म भी होता है। कहा जाता है कि ये लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे। अब कहा जाता है कि जब देवेगौड़ा जी की सरकार गिर जाती है
तो उस समय फिर से पीएम पद को लेके बहुत बातें नाम चल रहे थे कि कौन पीएम बनेगा। कुछ लोग इवन मुलायम सिंह यादव जो आपके समाजवादी पार्टी के नेता थे एक्चुअली, उनके नाम को भी सामने रखते हैं कि मुलायम सिंह यादव पीएम बन जाए, लेकिन बाद में फिर आई के गुजराल पीएम बन जाते हैं। तो लालू यादव का कहा जाए इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और इन्होंने भी लालू यादव को बाद में सपोर्ट किया, ऐसे साक्ष्य कहते हैं, ऐसे मीडिया साक्ष्य कहते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनका क्रिटिसिज्म होता है, एक तो लालू यादव की घटना और दूसरा दूसरा इनका उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगाना। पहला क्या था, कहा जाता है कि चारा घोटाले में लालू यादव का नाम सामने आ जाता है। चारा घोटाले में ये सिद्ध होने लगता है कि लालू यादव का ही जो भी है लालू यादव का ही किया जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में लगभग भ्रष्टाचार के मामले में जो उस समय के तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू यादव, उनके लिए राज्यपाल से अनुमति भी मांग ली थी। कहा जाता है कि उस समय जो प्रधानमंत्री रहते आई के गुजराल, उन्होंने सीबीआई चीफ को ही बदल दिया था और इस वजह से जो चारा घोटाला जिससे कि लालू यादव सेफ हो जाते हैं और इस वजह से इनका बहुत क्रिटिसिज्म होता है इस तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद क्या होता है, एक और जो मुद्दा जिसपे इनके बारे में मतलब कहीं ना कहीं इनकी निंदा होती है, आलोचना होती है, निंदा तो नहीं आलोचना होती है, वो था 1997 में इन्होंने कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के आर नारायण को सिफारिश कर दी कि भाई यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। हालांकि के आर नारायणन ने पुनः विचार के लिए सदन को वापस भेज दिया था, जो उन्होंने मतलब रिकमेंडेशन भेजी थी सदन ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे वो के आर नारायणन थे, उन्होंने वापस भेज दिया था इस प्रस्ताव को कि एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाए। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा ना कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार उसको मतलब किसी भी बिल को लौटा सकता है, राइट। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से इनका क्रिटिसिज्म होता है। बाकी खास बात याद रखिएगा कि इन्होंने ही गुजराल डॉक्ट्राइन दिया, लेकिन पीएम रहते हुए नहीं, जब वो विदेश मंत्री थे तब। ठीक है, इनका भी सीमित समय का ही कार्यकाल रहता है, तब तक भारत में पुनः चुनाव करा लिए जाते हैं। और चुनाव में क्योंकि हमने देखा था चुनाव में मेरे ख्याल में परसों की क्लास में हमने देखा था कि पुनः कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की वापसी होती है और फिर भारत ने वही परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध, सारा कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आने वाली क्लासेस में अब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच।